तो आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कलाकार। काशी के बंगाली टोले की एक गंदी गली में वो कुछ दिनों से रहने लगा था। दुबला पतला लंबा सा युवक, जिसका गोरा रंग अब उतर रहा था। आंखों के नीचे की हड्डियां बाहर निकल रही थी और चप्पल के फीते टूटे जा रहे थे। गली में कदम रखते ही दुकानदारों की आंखें उस पर बरबस अटक जाती है और कविराज अमूल्य भूषण अपनी दुकान में बैठे दोस्तों से गुप्त यौन व्याधियों को राष्ट्रीय प्रश्न बनाने पर बहस करने लग जाते हैं। यूं तो वो किसी से बोलता बहुत कम था, पर उसकी चाल ढाल, रहन सहन और वेशभूषा को देखकर उसके पड़ोसी किराएदारों ने अपनी अपनी बुद्धि और इच्छा अनुसार उसका नामकरण कर लिया था। घर की बुढ़िया मालकिन उसे मास्टर समझती थी और मास्टर जी कहकर पुकारती भी थी। बुढ़िया की दृष्टि में वो सीधा साधा और गरीब किराएदार था, इसलिए अकेला रहते हुए भी उसे बुढ़िया ने एक गंदी कोठरी किराए पर दे दी थी। 2 तल्ले पर रहने वाले मद्रासी सज्जन उसे मिस्टर कहकर संबोधित करते थे। नीचे पाइप खोलकर पानी बर्बाद करने वाली औरतें जब मद्रासी सज्जन की बातें नहीं समझ सकती थी, तब लाचार होकर उन्हें नीचे की कोठरी में रहने वाले मिस्टर की सहायता लेनी पड़ती थी। मिस्टर धारा प्रवाह अंग्रेजी समझकर सबको दुरुस्त कर देते थे। विधवा युवती बंगालिन की बंगला मिश्रित हिंदी प्रश्न का उत्तर शुद्ध बंगला में देकर वो उसका देशर लोक हो गया था। किंतु जिस दिन उस दुखिया ने उससे देश में रहने वाले भाई भौजाई के पास पत्र लिख देने को कहा था, पत्र का मजमून सुनकर पत्र लेखक देशोर लोक की आंखें डबडबा गई थी। उस दिन से वो बड़े प्यार से दादा कहने लगी थी। हस्तरेखाविद वृद्ध पंडित पीताम्बर त्रिवेदी ने हथेली देखने की कौन कहे, सिर्फ उसकी उम्र और सूरत देखकर जान लिया था कि वो फटीचर है। प्रतिदिन 9 बजे खा पीकर चित्र विचित्र हथेलियों की छाप, मैग्नीफाइंग ग्लास और पंजिका इत्यादि लेकर दशवमेध रोड के फुटपाथ पर बैठने जाने के पहले घंटों खड़ा होकर वे अपनी पत्नी से उस फटीचर की निगाह से बचे रहने की चेतावनी का उपदेश दे जाते थे। इसी तरह घर भर के लोग उसके संबंध में विभिन्न राय रखते थे। बाहर के लोगों में चाय वाला बूढ़ा पुलिन, उसे किसी भद्र परिवार का विपदग्रस्त युवक, घाट होटल का मैनेजर निराश प्रेमी और अब्दुल बीड़ी वाला खुफिया समझता था। ये तो थी उससे किसी न किसी तरह का संपर्क रखने वालों की धारणाएं। उसी गंदी गली की एक उपगली कुकर गली में सुषमा निकुंज के झरोखों पर बैठकर भीड़ की ओर दयनीय मुद्रा बनाकर देखने वाली बीमार। उसी गंदी गली की एक उपगली कुकर गली में सुषमा निकुंज के झरोखे पर बैठकर भीड़ देखने और दयनीय मुद्रा बनाकर देखने वाली बीमार। पीली युवती उसे कवि समझे बैठी थी और स्कूल की लारी पर से उतरकर नीची निगाह किए छाती से पुस्तकें चिपकाकर मंथर गति से घर लौटने वाली और स्कूल की लारी पर से उतरकर नीची निगाह किए छाती से पुस्तकें चिपकाकर मंथर गति से घर लौटने वाली रूप गर्विता सिर्फ एक दिन धक्का खाकर गुंडा नंबर 1 की उपाधि दे चुकी थी और अपनी सहेलियों को उससे सावधान करा चुकी थी। वो क्या था, क्यों था, कौन था और किस लिए मशहूर था इत्यादि यदि पूर्ण रूप से जानता था तो स्वयं वही अथवा मदनपुरे की सिल्क कोठी का बुढ़ा मालिक मोहम्मद हैदर अथवा मदनपुरे की सिल्क कोठी का बुढ़ा मालिक मोहम्मद हैदर जो उससे नित्य नई साड़ियों के बॉर्डरों के नमूने लेकर रंगों और फूलों की आधुनिकता, उपयोगिता, दुनिया की बदलती हुई रुचि अरुचि का पूर्ण ज्ञान लाभ कर भी
महीने में उसे सिर्फ 40 रुपए देने के समय 50 बार दाढ़ी खुजालता था। मोहम्मद हैदर साहब की नज़र में वो एक शरीफ गधा था। गधे को दिन भर बोझ ढोने के बाद कुछ खाने को मिल जाता है और उसको भी महीना भर खटने के बाद कुछ खाने और रहने भर को मिल जाता है। हैदर साहब उसकी बदौलत तिजोरियां भर रहे हैं। ये जानते हुए भी उसने 40 के बदले 50 की मांग नहीं की थी। मांग की कौन कहे, प्रार्थना भी नहीं की थी कभी। एक दिन जब वो हठात अपने डिज़ाइनों की खपत के आंकड़ों को जानने के लिए व्याकुल हो उठा था तो हैदर साहब का माथा ठनका था। गधे को किसी ने बहकाया, ये सोचकर वे टालम टोल करने लगे थे। किंतु जब उसने साफ शब्दों में अपनी उत्कंठा का कारण महज ये बतलाया था कि उसका स्पेकुलेशन, उसकी स्टडी कितने अंशों में सफल रही, वो इसी के बल पर वर्तमान संसार का भविष्य जान सकेगा आदि, तो उन्होंने कुछ छिपा कर भी सच कह दिया था। मैंने कहा था ना, देखा आपने? हाँ देख लिया कहकर वो जब उछलने लगा था तो हैदर साहब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक सके थे। एक बार हैदर साहब के दामाद, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इतिहास के रिसर्च स्कॉलर थे, तशरीफ लाए थे। उन्होंने तो लुटिया ही डुबानी चाही थी। घंटों ना जाने क्या डिमाडाम गिट पिट सिट पिट भाषा में बहस करने के बाद दामाद साहब ने शुद्ध उर्दू में फरमाया था, अम्मा आप तो खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी? यूनिवर्सिटियां तो आपकी कदमबोसी करके आंखों में बिठाएंगी, मगर उन्हें आप जैसों का पता भी तो हो। उस रात को हैदर ख्वाब में भी दामाद को कोसते रहे थे, लेकिन अपने गधे को रोज की तरह 11 बजे हाजिर पाकर उन्होंने मन ही मन खुश होकर उसे शरीफ गधे की टाइटल दे दी थी। काम से या बिना काम वो हर रोज प्रायः 11 बजे अपनी कोठरी से निकलकर गली की भीड़ में छिप जाता था और 4 बजे शाम को लौट आता था। अपनी कोठरी में थोड़ी देर बैठकर फिर निकल पड़ता था। पुलिन के यहाँ चाय पी वो घाटों की ओर चल देता था। दशवमेध घाट पर उसने कई स्थानों को चुन लिया था। उनमें किसी एक को खाली देखकर वो बैठ जाता और उसकी आंखें घाट पर बैठी कीर्तन सुनने वालियों में से किसी को खोजने लगती। पा जाने पर आंखें जरा चमक उठती, नहीं पाने पर किसी दूसरी सूरत की खोज होती। ओह वो रही, छी, ये क्या गति बना डाली है उसने अपनी। कापी, सिर्फ कापी। इस गहरे रंग की लाल साड़ी पहनने के पहले, वो कान में पाशा झुलाने के पहले उसने जरा भी ये नहीं सोचा होता कि कहाँ तक इससे शोभा बढ़ेगी। हत्या। वो मन ही मन बड़बड़ा उठता, सचमुच हत्या है ये। एकदम सहुआइन मौसी बनी बैठी है आज। वो मन ही मन ठठा कर हंस भी पड़ता। उधर कीर्तन सुनने वालियों की मंडली भी राधा कृष्ण और गोपियों की रस भरी ठिठोलियां सुनकर खिलखिला पड़ती। कीर्तन समाप्त होने के बाद गंगा के उस पार रामनगर किले का चिराग जल उठता। बालू की सफेदी और खेतों की हरियाली अंधकार में घुल मिल कर एक हो जाती। राजघाट पुल पर आने जाने वाली गाड़ियों की रोशनी पंक्ति बांधकर भागती जाती और वो देखता ही रहता। इस बार मणिकर्णिका घाट में चिताएं कभी जोर से धधक उठती, कभी धुओं का गुब्बारा निकलता। अहिल्या घाट पर शहनाई से श्याम कल्याण की करुण रागिनी फूट कर निकल पड़ती और वो चुटकियों पर ताल देते देते सुध बुध खो बैठता था। गीत समाप्त होते ही मानो किसी आवश्यक काम की बात याद आई हो, वो एकाएक उठकर चल देता और उसकी चाल विश्वनाथ गली में जाकर ही धीमी पड़ती। पजामे के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर चप्पल घसीटता हुआ बगल की दुकानों पर सरसरी निगाह फेंकता वो धीरे धीरे चलता रहा। साड़ियों की दुकानों में शोकेसों को देखता हुआ बढ़ चलता।
बच्चों के खिलौने, सिंदूर, आलता, रेशम के डोरों की छोटी बड़ी दुकानों के पास अथवा किसी ब्लाउज स्टोर के पास खड़ा होकर नई ब्लाउज की पट्टी को ध्यान से देखने लगता। क्या चाहिए बाबू? क्या दूं बाबू? आदि प्रश्नों का निराशापूर्ण उत्तर देकर वो चुपचाप चल देता। सबसे अंत में चूड़ियों की दुकानों पर एक हल्की दृष्टि डालकर कभी कभी ठिठक कर खड़ा भी हो जाता था। ये कॉलेजों की लड़कियां हैं, पतली पतली मिर्जापुरी चूड़ियों का सख्त सवार है। पहनो भाई, कौन समझाए तुम्हें? किसी सिनेमा अभिनेत्री ने इन चूड़ियों को पहन लिया, उनके हाथों में अच्छी लगी, बस इन लोगों के सिर पर पागलपन सवार हुआ। जरा भी सोचने समझने की। सीढ़ी से टक्कर लेते लेते वो बच जाता। फिर लाइब्रेरी में किसी मासिक पत्रिका में छपे भूत, भविष्य अथवा वर्तमान कालीन कला से संबंधित किसी लेख को पढ़ता। लेखन की अनभिज्ञता पर तरस खाकर उठ जाता। फिर उसी गली में जरा तेज चाल में निकल जाता। घाट होटल में कच्ची पक्की रोटियां और बासी तरकारियों से पेट भरकर अपने घोंसले में लौट जाता। बिछौने पर अपने को लुढ़का देता। बिछौने पर पड़े पड़े दिन भर का लेखा जोखा आरंभ हो जाता। बीड़ियों पर बीड़ियां सुलगने और बुझने लगती। लेकिन उस ब्लाउज की कद्र कौन करेगा? किसी मोटी औरत को जच गई तो सब गुड़गोबर। और चूड़ियों के सेट इस बार कुछ आए हैं नहीं। इस बार जरूर खरीदूंगा 2 सेट चूड़ियों का, 3 ब्लाउज और पतली प्लेन फीकी कोर वाली साड़ी, जरूर से जरूर। आखिर किसके लिए? प्रश्न उठते ही वो तकिए के नीचे माचिस टटोलने लगता। बीड़ी का धुआं फेंक कर वो एक बार हंस देता। निंदिया रानी चुपके से आकर ना जाने कब उसकी आंखों में घुल मिल जाती। यही उसका दैनिक कार्यक्रम था। आंधी तूफान अथवा वर्षा की झड़ी ही उसके दैनिक जीवन कर्म में बाधा डाल सकती थी। एक दिन वो चूड़ियों की अंतिम दुकान पर निगाह फेंक कर सीढ़ी पर चढ़ ही रहा था कि दुकान पर किसी परिचित युवक को देखकर रुक गया था। दूर से अच्छी तरह देखकर उसने पहचान लिया। पास जाकर बोला, माधव, अरे शरदेंदु, कहकर उसने छाती से लगा लिया। चूड़ी वाला हाथ में एक सेट लेकर कुछ कहते कहते रुक गया। शरद ने माधव की कमीज के एक और के कॉलर को कोट के अंदर घुसाते हुए कहा, अच्छे तो हो, सब ठीक है, खरीदो। क्या खरीद रहे थे? माधव ने पास में ही खड़ी स्वस्थ सुंदरी युवती की ओर, जो अब 3rd पर्सन की तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी, मुड़कर कहा, मगू, आओ परिचय करा दूं। नाम तो मेरे मुंह से न जाने कितनी बार सुन चुकी हो। आज साक्षात देवता के दर्शन कर लो। यही है मेरे परम मित्र शरदेंदु बनर्जी, हिंदू विश्वविद्यालय के अमूल्य रत्न, जिनके चित्र पर चीन के कला मर्मज्ञों ने प्रसन्न होकर पुरस्कार भेजा था और हजरत ने उस पुरस्कार की रकम को दान कर दिया था कला केंद्र के लिए। देख लिया ना? फिर शरद की ओर देखकर जरा मुस्कुराते हुए बोला, और शरद, ये है श्रीमती मधुलिका माधव। नमस्ते, मधुलिका ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा। शरद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए माधव से पूछा, तुमने शादी कर ली? तो कौन पाप कर बैठा? माधव ने हंसकर कहा। शरद मधुलिका की ओर देखकर बच्चों की तरह बोल उठा, नहीं नहीं, मैंने कहा। बाबूजी, कौन सा सेट दे दूं? चूड़ी वाले ने अधीर होकर टोका। किसी के कुछ कहने के पहले ही शरद ने आगे बढ़कर उन सेट्स को नापसंद करते हुए कहा, आज से करीब 15 दिन पहले जो सेट आए थे वो सब बिक गए क्या? वो नीली नीली मोटी मोटी? चूड़ी वाले ने याद करते हुए कहा, हो जी हाँ, है तो, मगर वो क्या? मधुलिका की ओर इशारा कर बोला, हुजूर पसंद करेंगी? यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने नापसंद।
पसंद करेगी या नहीं ये तुमने पहले ही कैसे जान लिया? यदि नहीं भी पसंद करेगी तो वो सेट खरीदा जाएगा। शरद ने जरा मुंह विकृत करते हुए कहा। यूनिवर्सिटी की लड़कियां? चूड़ी वाला जिज्ञासु दृष्टि से मधु और माधव की ओर देखने लगा। शरद ने जोर से कहा, निकालो। मधु और माधव ने भी निकालने का इशारा किया। चूड़ी वाले ने निकाल कर दिखलाते हुए कहा, ये देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि हुजूर को। चुप रहो। सेट से एक चूड़ी निकालकर शरद ने मधुलिका को समझाना शुरू किया। देखिए, मोटी है, भोंडी है और शायद सस्ती भी, मगर है आपकी ही चीज। एक बार पहन तो ले चूड़ियां, आप ही कहेंगी कि वो क्या है। उसने चूड़ी वाले से कहा, पहनाओ जरा। मधु और माधव ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। चूड़ियां पहनाई गई तो मधु आश्चर्य की पुतली हो गई। उसके मुंह से निकल पड़ा, सच कितनी प्यारी है। माधव मुस्कुराने लगा। चूड़ी वाले की आंखें विस्मय से बाहर निकल आई। शरद की पसंद के 2-3 सेट और निकाले गए। सबों पर शरद ने एक छोटा मोटा भाषण दिया। वो इस तरह बक रहा था कि अन्य खरीदारों ने उसे चूड़ी वालों का दलाल ही समझ लिया। सभी सेट खरीदे गए। एक सेट को संभालते हुए शरद ने कहा, चलो और चीजें खरीदनी है। वो आगे आगे चल पड़ा। माधव ने पूछा, सुनो शरद, तुम यहीं हो? मैंने सोचा था कि तुम। क्या? शरद रुका। यही कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में कला का गला घोट रहे हो। शरद ही कर शरद हंस पड़ा। उसकी हंसी को विचित्र हंसी कहा जा सकता। माधव ने फिर पूछा, अच्छा, माँ और लता दीदी और तुम्हारे छोटे भाई का नाम भूल रहा हूँ, सब कुशल तो है ना? सब शेष, सब शेष, शरद ने चलते चलते ही कहा। इसी दुर्भिक्ष में, माधव ने चीख मारकर कहा, अरे तुम क्या करते रहे? कलकत्ता में दुर्भिक्ष पीड़ित सहायता कमेटी के लिए कारुणिक पोस्टर रंगता रहा। पेट भरने को मिल जाता था। शरद ने लापरवाही से उत्तर दिया। यहाँ कब आए? क्या करते हो? बहुत अच्छा लगता है बनारस। यहीं हूँ। क्या करते हो? अजी वो लाल पुट्टी वाला ब्लाउज निकालना तो। दुकान वाले से शरद कह रहा था। वो अपनी पसंद की चीजें खरीदता जा रहा था। माधव दाम चुकाता जाता था। उसकी इच्छा अनुसार सभी चीजें खरीदी गई। शरद के पांव खुशी के मारे धरती पर नहीं पड़ रहे थे। माधव ने उसमें ऐसी स्फूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी। गली से बाहर होकर तीनों शरबत की दुकान पर बैठे। माधव ने फिर पूछा, यहाँ क्या करते हो? मेरी शरबत की बूटी डालना महाराज। बूटी? शरद ने प्रश्न को फिर टाल दिया। माधव ने समझ लिया उसे इस प्रसंग में कष्ट हो रहा है। वो चुप ही रहा। शरद ने भंग समाप्त करते हुए कहा, अच्छा, ठहरे कहाँ हो? ब्रह्म घाट पर, मौसी के यहाँ। तब तो नाव से जाओगे। चलो मैं भी घाट तक चलूं। तीनों जने घाट की ओर चल पड़े। घाट पर माधव ने साहस करके पूछा, शरद बताओ भाई, यहाँ क्यों हो? कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, फिर भी कहता हूँ, तुम चलो मेरे यहाँ कश्मीर। यहाँ रहकर तुम। शरद ने लंबी सांस ली। मधुलिका ने भी आंखों से माधव की बातों का समर्थन किया। शरद ने मधुलिका के प्यारे मुखड़े की ओर देखा, फिर उसकी चूड़ियों पर आंख गड़ाकर चुप रहा। बोलो शरद। माधव का गला भराया था और मधुलिका की आंखों में आंसू। तुम ये सब क्या कह रहे हो? जाओ नाव पर बैठो। शरद ने उसे एक प्रकार से धकेलते हुए नाव में बैठा दिया।
मधुलिका भी बैठी। शरद, सुनो, बाबू, बाबू ब्रह्मघाट, पूछता हुआ मल्लाह ने डांट चला दी। पत्र लिखना शरद। अब नाव घाट छोड़ चुकी थी। पूरब आकाश में पूर्णिमा का चांद निकलकर हंस रहा था। नाव चली जा रही थी। उस पर बालू और खेत की हरियाली पर चांदनी नाच रही थी। किले का चिराग जल रहा था। राजघाट पुल पर गाड़ी की रोशनी पंक्ति बांधकर भागी जाती थी। मणिकर्णिका में चिताएं धधक रही थी। अहिल्या घाट पर शहनाई से कोई करुण रागिनी फूटकर निकल रही थी। गंगा की बहती हुई धारा पर चांद की किरणें। जाती हुई नाव और नाव पर मन मारे आमने सामने चुपचाप बैठी दो मूर्तियां। गंदी कोठरी में बिछौने पर पड़ा पड़ा वो दिन भर का लेखा जोखा कर रहा था। बीड़ियां चुक गई थी। फेंकी हुई बीड़ियों के टुकड़ों को पुनः बटोर कर काम में लाया जा रहा था। अब घाट पर कोई आकर्षण नहीं। विश्वनाथ गली तो श्रीहीन हो गई। सब मैंने खरीद लिया, सब मैंने खरीद लिया। अब किधर? विक्टोरिया पार्क में छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर खेल खेलते हैं। कल से वहीं। उस दिन मकान के किराएदारों ने पहले पहल आश्चर्यचकित होकर सुना। वो आधी रात को आनंद विभोर होकर विहाग अलाप रहा था।